गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। आज हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 10, 11, 13 या 14? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि कुल संख्या कितनी है? 11। ऑप्शन बी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक स्वरों की संख्या 11 है। यहाँ पर पूछा है, बताया है कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है वहाँ उसके अनुसार मानक स्वरों की संख्या 11 है। यहाँ पर हम यदि री को काउंट नहीं करें तो कितनी संख्या हो जाती है? 10। इसके अलावा परंपरागत रूप से जो अतिरिक्त वर्ण है जैसे अंगा और आहा तो 13 आती है, यानी कि हमारे सामने जो वर्णमाला की जो मूल स्वरों की संख्या मतलब अंग और आहा को जोड़ दे तो 13 आती है। लेकिन यहाँ पर पूछा था मूल, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव के आधार पर मध्य स्वर किसे कहा जाता है? जीव के आधार पर मध्य स्वर किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे, छोटी ई, ऊ, आ या बड़ा आ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अग्र स्वर में क्या आते हैं? छोटी बड़ी ए आई, छोटी बड़ी ए आई। जबकि मध्य स्वर में केवल आ, मध्य स्वर में केवल आ, और जो पश्च स्वर है उसमें बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे देखेंगे। मुख्य द्वार खुलने के आधार पर समृद्ध स्वर कौन से हैं? यहाँ पर पूछा है समृद्ध स्वर कौन से हैं। ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, आ, बड़ा आ, और ऑप्शन बी ए आए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ओ आओ। यहाँ पर ऑप्शन रिपीट हो गया है जी। इसके बाद ए आए, ए ऑप्शन भी रिपीट है, ओ ऑप्शन रिपीट हुआ है जी। यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन है, ए बी सी या डी। तो यहाँ पर पूछा है कि जो समृद्ध स्वर है वह कौन से हैं, तो आपको बताना है। देखेंगे समृद्ध स्वर कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा था, उसमें पूछा था कि अग्रस्वर, उसमें क्या पूछा था? अग्रस्वर। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जब अग्रस्वर पूछा जाए तो छोटी बड़ी ए आए। अग्रस्वर में क्या होता है? अग्र, छोटी बड़ी ए आए। और जब समृद्ध स्वर पूछा जाए तो छोटी बड़ी छोटा बड़ा। इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आगे याद भी रहेगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन वर्गीकरण। व्यंजन वर्गीकरण, इनमें देखेंगे निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ते समय यह भी याद रखना है कि यहाँ पर पूछा है नहीं है या है, क्योंकि एग्जाम में आप देखेंगे कि क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत सारी गलती होती हैं। यहाँ पर पूछा जाता है नहीं है और हम हैपेटिक लगाकर आ जाते हैं। तो कौन सा नहीं है? या, रा, ला या बा? तो बा नहीं है, बा नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बा एक स्पर्श व्यंजन है जो कि पावर का हिस्सा है, जबकि या, रा, ला, वा यहाँ पर क्या आता है? वा, वा, ना कि बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के ठीक बाद आता है? छ का क्रम किस वर्ण के ठीक बाद आता है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। छ है वह किसके बाद आता है? का और सा से मिलकर बना होता है। आधा का और पूरा सा से मिलकर बना होता है। इसका जो
क्रम आता है वह किसके बाद आता है? का के बाद आता है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। त वर्ग की ध्वनियाँ, त वर्ग की ध्वनियाँ ता, था, द, ध, न का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पर पूछा है इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य या ओष्ठ? ओष्ठ्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दंत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंत्य। ता वर्ग जिसके अंतर्गत ता, था, द, ध, न का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर के दांतों को स्पर्श करती है। जीभ ऊपर के दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए ये क्या है? दंत्य व्यंजन है। और इसमें ला, सा और ता वर्ग भी साथ में आता है। यानी कि हम दंत जो स्वर है उसमें दंत व्यंजन है, तो उसके अंतर्गत हम ला, सा और ता वर्ग को भी काउंट करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। किस स्वर युग्म का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है? यहाँ पर पूछा है कंठ तालव्य है। ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आ जो कंठ है यानी कि कंठ का वर्ण है, और छोटी ई जो कि तालु का वर्ण है, इन दोनों को जब मिला के हम बनाते हैं तो क्या बनता है? कंठ तालव्य। यानी कि आ और छोटी ई को मिलाते हैं तो ए बनता है, और जो आब है वह कंठ का है, ई है वो तालु का है, दोनों को जब जोड़ के बनाते हैं तो कंठ तालव्य बनता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? यहाँ पर पूछा है महाप्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में कम हवा निकलती है, यानी कि मुंह से हमारे कम हवा बाहर निकलती है, जबकि महाप्राण में हमारे मुंह से ज़्यादा हवा निकलती है। इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि अल्पप्राण में कौन से वर्ण आते हैं। तो पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग, यानी कि विषम संख्या वाले वर्ण, या रहा ला ओ और अंतस्थ में। वहीं महाप्राण में 2, 4 यानी कि सम संख्या वाले जो वर्ग हैं, और ऊष्म व्यंजन यानी कि ऊष्म यानी कि व्यंजन सा और हा यानी कि ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग क्या कहलाता है? तीसरा, चौथा और पांचवा क्या कहलाता है? सघोष, अघोष, अल्पप्राण या ऊष्म व्यंजन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सघोष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सघोष। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग हुए उससे हम क्या कहते हैं? अघोष। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग को हम अघोष कहते हैं। इसमें क्या होता है? कोई गूंज नहीं होती है, इसमें गूंज नहीं होती है, जबकि सघोष यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा में गूंज होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट ध्वनियाँ। विशिष्ट ध्वनियाँ जो ध्वनियाँ ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, उन्हें व्याकरण में क्या कहा जाता है? यानी कि जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, उन्हें क्या कहा जाता है? अयोग्यव्यय, अंतस्थ, लुंठित या उत्क्षिप्त? इसका आंसर हो जाएगा अयोग्यव्यय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अयोग्यव्यय। अयोग्यव्यय क्या होता है? अंग को अनुसार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं, और अंगा, अनुस्वार और विसर्ग को ही क्या कहते हैं? हम अयोग्यव्यय कहते हैं। अयोग्यव्यय कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए इसके बाद देखेंगे हम जो अगला टॉपिक होगा हिंदी का, उसके एमसीक्यूज। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।
साथ में यदि कोई आपका सजेशन भी है तो आप सजेशन भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।